हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल पोर्शन विच इज कॉल्ड पार्ट ए of the CUET PG examination 2023 meant for admission to MCA, MSc Computer Science, MSc Operations Search and other related courses in various good universities of India like DU, JNU, JMI, Jamia Millia Islamia, BHU, Central University, Hyderabad and all other central university including Pondicherry University, Anna University and Indraprastha University. So many universities, I have discussed that in the part 1 as well as पार्ट 2 विद यू। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट विद यू। फिर करते हैं जो अप्रोचेज आप सीख रहे हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उन्हीं को अप्लाई करते हुए, कॉमन सेंस यूज करते हुए विद स्पीड लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विच वर एक्चुअली देयर इन द एग्जामिनेशन। ऑल वर इंपॉर्टेंट बिकॉज योर सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। देखते हैं किस तरीके से करेंगे। जैसे मैंने निमसेट की इस तरह की सीरीज में भी सिखाया था कि कैसे चॉइसेस यूज करते हैं। मतलब एकदम से नहीं भागना है कि क्वेश्चन देखा और हम उसे सॉल्व करने लग गए मैथमेटिकली। दैट इज द लास्ट रिसोर्ट वी हैव। बट यदि हमें चॉइसेस ही हेल्प कर दें तो हमें जरूरत क्या करने की, बिकॉज सॉल्व करने की, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलवेज lay stress on the point that your emphasis should be on answering the question correctly rather than solving it. Solve करना takes a lot of time, you know. तो यदि आप डायरेक्टली उसे ऑब्जर्व करके आंसर कर सकते हैं, then nothing like it. और 99% लोगों में ये एट्रीब्यूट नहीं होता, ये क्वालिटी नहीं होती, तो आप ऑब्वियसली 99% लोगों से तो आगे निकल ही गए। और हर एक क्वेश्चन, हर एक मिनट आपको औरों से ऊपर ले जाता है। एंड इट इज अ कॉम्पिटिशन, एंड इन कॉम्पिटिशन इट मैटर्स अ लॉट। ये आपको बहुत हेल्प करता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 10। तो कह रहा है 2 डिजिट नंबर है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 10। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिक्रीज बाय 36। फाइंड द नंबर। हाउ विल यू डू इट? नंबर है आपका XY। ओके, आई हैव नॉट चोजन द पेन, तो पेन लेते हैं। वो कहते हैं XY है आपके पास एक नंबर और दोनों डिजिट्स का सम है 10। x प्लस वाई इज 10, इट इज गिवन टू। ठीक है, बट एक सिंपल सी चीज देखिए, यदि आप पे नंबर 23 है तो आप इसे लिखते कैसे हैं? 2 इंटू 10 प्लस 3 लिखते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर है बेसिकली ये हो गया आपका 10x प्लस वाई। दैट नंबर इज 10x प्लस वाई। 2 डिजिट नंबर है बट इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 10x प्लस वाई। द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 10 और रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर। Reversing the digits means now they are talking about yx. Okay, the number is decreased by 36. यदि आप रिवर्स कर देते हैं, बट ये नंबर किसके बराबर है? 10y प्लस x। यदि आप डिजिट्स रिवर्स कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 36 हो जाती है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया yx इज इक्वल टू xy माइनस 36 या 10y प्लस x is equal to 10x plus y minus 36. That is what they are suggesting. और इस वाले से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं y की वैल्यू। y is 10 minus x। आप इसे उठा के पुट कर दीजिए। So 10 into 10 minus x plus x is equal to 10x plus 10 minus x minus 36. Okay. Solve for x. Solve for x कर लीजिए और जो भी x आएगा यहां इसे यहां पुट कर दीजिए। You get value of y. ये तो एक क्लासिकल मेथड विच एवरीबॉडी विल बी यूजिंग, यू नो, इवन योर टीचर्स इन योर कॉलेजेस और टीचर्स at the coachings where you are taking your classes, they would be teaching you. ये तो नॉर्मल सा मेथड है विच एवरीबॉडी शुड नो एंड एवरीबॉडी शुड बी अवेयर ऑफ डूइंग दिस। बट कैन वी डू समथिंग बेटर? अभी से हम सॉल्व तो कर ही लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, यू नो। यहाँ से 100 आ गया, माइनस 10x आ गया, प्लस x आ गया, 10x आ गया, कैंसिल आउट होके वैल्यूज हो जाएंगी। बट हम देखते हैं कि क्या हम सीधा अपनी चॉइसेस से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सम ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर इज 10। आप देखिए पहली चॉइस में भी दोनों का सम 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। अब वो कह रहा है आप नंबर को रिवर्स कीजिए और रिवर्स करने पे जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है बाई 36। यदि आपने इसको रिवर्स करा तो ये 64 हो गया, तो ये तो वैल्यू बढ़ रही है। इसको रिवर्स करा तो 82 हो गया, वैल्यू बढ़ रही है। 37 को रिवर्स करा तो 73, वैल्यू बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर। ये सब कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे।
आप खुद देखिए कितना टाइम मैं सेव करूंगा। और मोर ओवर टाइम के अलावा ये चीजें मुझे कॉन्फिडेंस देती है यदि मेरे एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस में, क्योंकि एक्साइटमेंट आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव थ्रस्ट देती है एंट्रेंस के अंदर। आप किसी भी तरह से यदि आप एक्साइटेड फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होती है। किसी भी वजह से आप डिप्रेस्ड या एंशियस फील करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा खराब होती है, क्योंकि घबराहट है, हाथ कांपने लग जाते हैं, हार्ट सिंक करने लग जाता है। बट यदि आप इस तरह के मेथड्स में 2-3 क्वेश्चन भी हमें करने को मिल जाते हैं ना, वी विल फील सो एक्साइटेड इन द एग्जामिनेशन दैट वी हैव डन समथिंग व्हिच अदर्स आर नॉट एबल टू डू। तो इस तरह की अप्रोच आपका टाइम भी सेव करती है, साथ ही साथ आपके इमोशंस को पॉजिटिव लाती है, मतलब आपको एक्साइटमेंट देती है, और एक्साइटमेंट ऑब्वियसली आपको हेल्प करती है हमेशा। तो इस तरह की अप्रोचेस को यूज कीजिए, और वही स्पेशलाइजेशन है सैनमैक्स का। Try to use these type of approaches. Classical maths is okay, that's good, we should know how to be able to solve this using mathematics, but if without using mathematics I can answer it using my common sense, then nothing like it, nothing like it. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। A is 26, it is a problem from coding decoding. A है 26, sun है 27, then what is cat? तो सबसे पहले तो मुझे ब्रेक करना है कि A 26 कैसे आया, सन 27 कैसे आया। तो यदि हम ढंग से सोचें तो जब हम A से शुरू करते हैं और हम Z तक जाते हैं, तो ये फर्स्ट अल्फाबेट्स है, ये 26 अल्फाबेट्स है। आपको याद रखना चाहिए M मिडवे है, दैट इज 13th अल्फाबेट। तो अल्फाबेट्स की बात हो रही है, बट जैसे ही A को 26 मेरे को दिखाई दिया तो इसका मतलब A की काउंटिंग मैं कर रहा हूं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में A की पोजीशन की वैल्यू 1 है, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में A की जो पोजीशन की वैल्यू दैट इज 26। तो इसका मतलब मुझे यहां से ये हिंट मिल गया कि हो सकता है मैं अल्फाबेट की जो पोजीशन ले रहा हूं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं। आई एम नॉट काउंटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, आई एम काउंटिंग फ्रॉम द एंड। तो A की रिवर्स पोजीशन मुझे मिली 26। अब मुझे उस लॉजिक को कंफर्म करना पड़ेगा सेन में। अब दिक्कत क्या है स्टूडेंट, एस की पोजीशन क्या है, फ्रंट से ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, इस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने लेक्चर्स में कई शॉर्टकट दिए हैं, मुझे ध्यान है निमसेट के भी मैंने किसी पर्टिकुलर पार्ट में सिखाया था कैसे करते हैं। बट एक और रूल आप यूज कर सकते हो, इजॉटी, ऐसे आराम से याद रह सकता है इजॉटी। ये 5वां डिजिट है, ये 10वीं पोजीशन है, ये 15वीं है, ये 20वीं है, ये 25वीं है। तो हमने गैप पे याद कर लिया, फिर बीच में हम आगे की काउंटिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके के रूल्स मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि डायरेक्टली आप कैसे बताओगे कि आई 9th है, W 23 है। इस तरीके आई गिव मेनी ट्रिक्स जो आप लोगों को भी मिल जाएंगे किसी समय बट उससे पहले मैं फिर बता दूं कि यदि आप सब्सक्राइब कराते हैं चैनल को तो आपको इंटीमेशन मिलती रहती है इस तरह के लेक्चर्स की। और यदि आप ये स्क्रिप्ट जो मैं लिख रहा हूं, ये सारे लॉजिक विद प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दिया होता है, उस लिंक में आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सैनमैक्स आपको प्रोवाइड कर देगा ये लेक्चर स्क्रिप्ट भी एज इट इज, कि आपको क्वेश्चन आंसर प्रिंटेड में भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और वीडियो तो आपके पास है ही जिससे आप एक्सप्लेनेशंस को सीख सकते हैं। तो इजॉटी से भी मुझे पता है 5, 10, 15, 20, 25 और M 13 है। अब बैकवर्ड में कैसे देखते हैं, देखो यदि ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग, मैंने ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूं अपने एक लेक्चर में, यदि बैकवर्ड में देखना हो तो आप कैसे करेंगे, जिसकी पोजीशन 5 है 26 माइनस 5 प्लस 1, तो ये 22वां होगा, 22nd इन द बैकवर्ड फील्ड। T क्या हो जाएगा, 26 माइनस 20 प्लस 1, ये फॉर्मूला आप आराम से यूज कीजिए। तो 6 और 1 7th हो जाएगा ये फ्रॉम द रिवर्स। तो ऊपर वाली ये फॉरवर्ड पोजीशनिंग, नीचे वाली है बैकवर्ड पोजीशनिंग, और इस क्वेश्चन में मुझे बैकवर्ड पोजीशनिंग दिखाई दे रही है, बट मुझे सन से कंफर्म करना है, ठीक है ना। अब T यदि मेरा 20 है तो S मेरा कितना हो गया, फॉरवर्ड में 19, क्योंकि T से पहले S आता है और T 20th है इजॉटी की वजह से, तो S हो गया 19। तो इसका बैकवर्ड क्या हो जाएगा, इसकी बैकवर्ड पोजीशनिंग क्या हो जाएगी, अब तो आपको क्लियर है ही। बैकवर्ड पोजीशन इज, आप अपने आप भी कर सकते हैं इतनी देर में जितनी देर में मैं समझा रहा हूं आपको, -19 + 1। तो 26 में से 20 गया तो 6 बचता, बट आपका 19 गया तो 7 बचा, 7 और 1 8, सो इट मींस इट इज द 8th फ्रॉम द बैकवर्ड। इसी तरह अब U के लिए निकालिए, करिए आप लोग अपने आप भी कीजिए। S की रिवर्स पोजीशन 8 आ गई है, STU
u फॉरवर्ड में होगा, t के बाद आता है STU, तो 21वां आया, तो इसकी बैकवर्ड कितनी हो गई 26 माइनस 21 प्लस 1, 26 में से 21 गए 5, 5 और 1 6, तो ये 6 आ गया बैकवर्ड में। और n आता है m से नेक्स्ट मतलब 14th, m 13th है, n 14th है, तो इसकी बैकवर्ड कैसे निकालेंगे 26 माइनस 14 प्लस 1, और 26 में से 13 गए माइनस 14 प्लस 1 माइनस 13, 26 में से 13 गए 13, बैकवर्ड में 13 है, तो अब 13 और 6 और 8 इन तीनों को ऐड कीजिए, 13 6 19, 13 6 19 और 8 27, तो इन सबका सम आ गया 27, एंड दैट इज व्हाट वाज गिवन टू बी हियर। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक कंफर्म भी हो गया, ठीक है ना। तो हम यहां फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन वैल्यू नहीं ले रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन वैल्यू ले रहे हैं, और इस तरह के रूल्स हेल्प करते हैं। और बहुत सारे लेटर्स को डायरेक्टली हम याद रख सकते हैं कि किसकी पोजीशन क्या होगी, तो हमें उंगली पे काउंटिंग नहीं करनी पड़ती है, एंड दैट सेव्स अस लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। वो मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूँ टाइम टू टाइम। स्पेशल लेक्चर भी है मेरा, प्रॉब्लम्स यूजिंग अल्फाबेटिक सीरीज और अल्फाबेट्स। चलिए यहाँ तक हमें लॉजिक पता चल गया, अब तो हमारे लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। अब हम कैट की पोजीशनिंग निकाल लेंगे। मैं पहली लाइन में लिख रहा हूँ फॉरवर्ड और नीचे लिख रहा हूँ बैकवर्ड, खाली आपको रीएश्योर करने के लिए। इसकी फॉरवर्ड 3 होती है, इसकी फॉरवर्ड 1 होती है, इसकी फॉरवर्ड 20 होती है। ऑलरेडी हम इसकी बैकवर्ड निकाल चुके हैं, एक बैकवर्ड तो 26 आई, टी की बैकवर्ड हमने कहीं निकाली थी शायद, टी की बैकवर्ड हमारी 7 है, तो ये दोनों चॉइस तो वैसे चली गई, आप देखिए, क्योंकि सम होना है ना, 26 है प्लस है, और 3 की जगह क्या हो जाएगा, दैट इज 26 माइनस 3 प्लस 1, 26 माइनस 3 प्लस 1 23 प्लस 1 दैट इज 24, तो आपको 24 ऐड करना है इन दोनों में, तो 24 6 30, 40 50 और 7 57, so 57 is the answer. Such an interesting example, and you were able to do this. एक्साइटमेंट फील होती है ना, एक्साइटमेंट फील कीजिए। लर्निंग शुड बी विद एक्साइटमेंट। सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में काम आती है एजुकेशन और लर्निंग, यही हमें लाइफ में ग्रो करती है। लोअर क्लास से मिडिल क्लास में राइज कर सकते हैं, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से रिच क्लास में, रिच क्लास से सुपर रिच क्लास में। तो यदि हम पे बैकिंग नहीं है फैमिली की तरफ से या जनरेशन से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमारी एजुकेशन ही हमें खाली एक लेवल से ऊपर तक लेके जाती है, और उसी एजुकेशन के लिए, उसी लर्निंग से हम ज़्यादातर लोग थके थके महसूस करते हैं, या लाइक वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड in studying or in learning, but I think that is the best thing in your life which you can have and which can give you the desired growth. तो एक्साइटमेंट के साथ पढ़िए, एक्साइटमेंट के साथ सीखिए। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आपको मिल रही है तो आप सीखिए और टाइम लगाइए। ये जिंदगी के कुछ ही साल होते हैं जिनमें आप ज़्यादा मेहनत कर लें तो आप बहुत बड़ा बूस्ट आपको मिलता है लाइफ में, ओके। अब यही टाइम है, इसे आप वेस्ट कर लीजिए या इन्वेस्ट कर लीजिए। आई विल सजेस्ट यू शुड इन्वेस्ट इट। मेहनत कीजिए, पढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, और सारी जिंदगी में चीज़ें बाद में हो सकती हैं एक्सेप्ट दिस थिंग, क्योंकि एक बार ही एक पर्टिकुलर स्टेज निकल गई तब ये जो एडवांटेज एजुकेशन का या लर्निंग का है वो नहीं मिल पाता इतना। वैसे तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, सारी जिंदगी आप सीखते हैं। मैं भी हर रोज सीखता हूँ, इतने सालों से तो मैं टीच कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने PhD करी कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में, MSc इन ऑपरेशन सर्च करी, BSc इन मैथमेटिक्स करी, टॉप रैंक्स के साथ सब जगह करा, MSc इन अप्लाइड साइकोलॉजी करी, सारी दुनिया में मैंने लेक्चर्स दिए, कंसल्टेंसी करी, आई डिड सो मेनी थिंग्स बट स्टिल एवरी डे आई फील आई एम लर्निंग ए न्यू थिंग। सो आप तो बहुत यंग है मेरे मुकाबले, तो आप में भी वो जील, वो पैशन होना चाहिए। रोज सीखिए, खुल के सीखिए, खुश होते हुए सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। So then comes find of the sum of two consecutive numbers in which 4 times the first number is 12 more than the thrice of the second number. कई बारी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, लैंग्वेज इन्हें इसकी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ठीक है ना, उन्हें ये लगता है कि वो लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं इसकी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी इजी टाइप ऑफ ए क्वेश्चन। आप सारे को समझिए मत ना। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब एक n ले लो, एक n+1 ले लो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एक के बाद एक, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन विच 4 times the first number, 4 times the first number is 12 more than the thrice of second number. ये इक्वेशन दे दी उसने।
इन विच 4 टाइम्स, तो आप सारा नाम ही पढ़िए, 4 टाइम द फर्स्ट नंबर, तो आपने पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। थ्राइस ऑफ द सेकंड नंबर, आपने थ्राइस ऑफ द सेकंड नंबर कर दिया। 12 मोर देन, आपने 12 ऐड कर दिया। अब आप बताइए इसमें आपके n की वैल्यू नहीं आ पाएगी क्या आपके पास? तो ये आपको क्या दे रहा है? दैट इज गिविंग यू 4n इज इक्वल टू 3n प्लस 3 प्लस 12, दैट इज n इज इक्वल टू 15, n plus 1 is equal to 16, and what is their sum? 31. So 31 is the answer. It is so obvious. Hardly 5 to 10 seconds. So that was your 13th problem. So let us do another example. A is the son of B. C, B's sister, has a son D and a daughter E. F is the maternal uncle of D. आई थिंक इन पार्ट 2 मैंने इस तरह का एक एग्जाम्पल करा था आपके साथ, पार्ट 2 में या पार्ट 1 में, और मैंने उस समय फैमिली ट्रीज के सिंबल्स बताए थे। उसमें सिंबल्स क्या थे? ये आपके फीमेल का है, ये आपका मेल है, ये मैरिड कपल है, ये सिबलिंग है, ये वर्टिकल लाइन डिफरेंट जनरेशंस है, मतलब बाप बेटा, दादा बेटा, डिफरेंट जनरेशंस, ठीक है ना, ये डिफरेंट जनरेशंस। तो ये सिंबल आप यूज करके टेबल बना लीजिए। यहाँ पे इसने 4 ABCD दिया, एंड देन इसमें से आपको चूज करना है विच वन इज द राइट वन। A इज द सन ऑफ B, A इज द सन ऑफ B, यहाँ पे B है, A इज द सन ऑफ B। बहुत इजी वे में हम बना सकते हैं। B, A इज द सन ऑफ B, C, B सिस्टर, यहाँ पे फुल स्टॉप कर लेते हैं क्वेश्चन में, देयर इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन। A is the son of B, C, B sister has a son, तो C B की सिस्टर है, C B की सिस्टर है, has a son D and a daughter E, और ये सिबलिंग्स है। F is the maternal uncle of D, F इसका भाई है। ये डायग्राम बन गई। A is the son of B, A is the son of B, C B sister, वो कह रहा है C जो B की सिस्टर है has a son D and a daughter E, F is the maternal uncle of D। सिमिलर क्वेश्चन था, चॉइसेस खाली चेंज कर दी गई हैं। तो ये भी एडवांटेज होता है कई बार एग्जामिनेशंस में कि एक ही इंफॉर्मेशन पे, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पे उन्होंने 2 अलग अलग क्वेश्चन सेट कर दिए, मतलब 8 मार्क्स, 4 मार्क्स ईच, यू गेट 8 मार्क्स है ना, क्योंकि डायग्राम तो एक बार में बनी गई। अब देखना शुरू करते हैं। A is the cousin of D, obviously they are in the same generation। B का मुझे जेंडर नहीं पता, मेल है या फीमेल है, बट जो भी है, इसका भाई या बहन जो भी होगा, उसका जो भी बेटा होगा, वो इसका बेटा और उसका बेटा आपस में कजन्स तो होंगे ही। तो पहला वाला तो सही है, A is the cousin of D। E is the niece of F, obviously F C का भाई है, F D का मामा है, तो F E का भी मामा है, क्योंकि E D की सिस्टर है, बट क्योंकि E गर्ल है तो F का ये F E का मामा हुआ और E F की भांजी हुई, भांजी मतलब नीज ऑफ F, ये भी ठीक है। F has 2 nephews, obviously F D और ये दोनों F के नेफ्यूज हैं। F C का ब्रदर है, B या तो C का ब्रदर है या B C की सिस्टर है, जेंडर मेंशन नहीं है, बट जो भी है, जो रिलेशन F का C से है वही रिलेशन F का B से भी है। तो जो F का रिलेशन C के बेटे से है वही F का रिलेशन B के बेटे से है, और क्योंकि D F का नेफ्यू तो A भी F का नेफ्यू है, तो F has 2 nephews। इतना नहीं भी सीखना तो आप ये देख लीजिए, दोनों ये कजन्स हैं, और क्योंकि ये दोनों कजन्स हैं तो जो इसका मामा है वो इसका भी मामा है। ओके, एंड C इज द मदर ऑफ E, बहुत एविडेंट है C इज द मदर ऑफ E। तो सारे के सारे ही सही हैं, A B C D, ऑल द 4 आर करेक्ट। सो दैट वाज अनदर गुड एग्जांपल। और अब तक तो आपको काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी और आप बहुत कंफर्टेबली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यदि आप ये सारी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं एंड देन यू डू द टेस्ट सीरीज आल्सो, then you have very good chances of being able to attempt most of the logical questions correctly in the examination। ठीक है ना, और एक वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, वो मैथ्स में भी हेल्प करेगा, इवन इंग्लिश में हेल्प करता है। In one of my lectures, I'll show you how to answer questions of reading comprehensions in the least possible time. Within seconds, इतना बड़ा पैसेज होता है, बच्चे उसे पढ़ते रह जाते हैं। They just try to learn everything from the passage. They try to grasp that knowledge. No, it is not at all needed, you know. I have some methods. I teach my students some methods.
जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली आंसर कर पाते हैं अपने क्वेश्चंस को विदाउट इवन रीडिंग होल ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है ना? So because my logic is strong, so I can use my logic there also. And same I want for you, same I expect from you, same I wish for you. Okay? चलिए next question करते हैं. The last question of this part, and that finishes CUET PG 2023, but that was shift 3. इसी तरह shift 2 का भी पेपर है. 2 शिफ्ट्स में 2023 में कंडक्ट हुआ था MC का एंट्रेंस CUET में. शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में इट इज शिफ्ट 3. डेट भी मेंशन्ड है 16 जून 2022. ओके 2023, सॉरी 2023 का पेपर है ना, 2023. अब यहां पे देखते हैं मैचिंग है लिस्ट की. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो दी हुई हैं आपको, और एनालॉगस सिचुएशंस है, एनालॉजी है, उसी को आपको करना है. तो पहला वाला देख लेते हैं. इन दोनों को हम रिलेट करना चाह रहे हैं. हम ये देख रहे हैं जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए. जो रिलेशन इन दोनों में वही रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए. करके देखें. तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं A D E, और इसका रिलेशन है F G J. तो मेरे ख्याल से इस तरह के प्रॉब्लम्स मैंने पहले भी करे हैं आप लोगों के साथ इन माय निमसेट सीरीज. जब निमसेट में मैं कर रहा था इस तरह के क्वेश्चंस. अब देखिए ए की कितनी पोजीशंस के बाद एफ है? B C D E F, तो +5. इसी तरह C D E F G +3. E F G H I J +5. तो ये हमें लॉजिक मिल गया. ए में 5 ऐड करते हैं, F मिलता है पोजीशन वाइज. B C D E F same way. So you try, why don't you try that on KNO? KNO is this. मैं चेंज कर लेता हूं. KNO में मैंने 5 ऐड करा. GHIJK LMNOP. So I know it has to be P. अब P इन दोनों में है तो इन दोनों में से कोई लिंकेज होनी चाहिए. तो N को ट्राई कर लेता हूं. N में 3 है. OPQ, तो यहां Q आना चाहिए. इसका मतलब ऑब्वियसली ये है. तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन मार्क है दैट इज 4. इस मींस A शुड बी 4. तो ये 2 चॉइस तो गलत हो गई कि इसमें A इसमें 4 में नहीं है. तो सबसे पहले तो मैंने 2 चॉइस एलिमिनेट कर दी. अब मैं इन चॉइसेस में देखता हूं. C दोनों में 2 है तो खाली मैं B का चेक कर लेता हूं. लेट मी चेक फॉर B. यदि B 1 है, यदि B 1 है तब मेरी चॉइस A है, और यदि B 3 है ये वाला तो मेरी आंसर B है. मतलब मुझे सबकी टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है. अब मैं कर रहा हूं B वाला. ये A हो गया तो मैं यहां B लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे. CAT, और CAT से क्या आ रहा है मेरा? DDY. ये जो इन्होंने दिया हुआ है CAT DDY. CD +1. ABCD +3. UVWXY +5. ठीक है. तो अब आप इसके लिए देख लीजिए. यू चेक इट फॉर बिग. I'll change the pen. Which color do you prefer? Okay, let me check it. So big में मैं सेम लॉजिक अप्लाई करके देखता हूं what I am going to get. B से ऑब्वियसली आया C. मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है. मुझे डिसाइड करना था B 1 है या 3 है. 1 में C से शुरू हो रहा है, 3 में P से शुरू हो रहा है, बट व्हाट आई एम गेटिंग C. तो मुझे ये पता है कि ये मेरा 1 में जाना चाहिए. 1 में जाना चाहिए मतलब मेरा ये आ रहा है, और बिना कुछ चेक करे मुझे पता है ये मेरा आंसर है, ये गलत हो गया. तो इवन मैंने पूरा कोडिंग भी नहीं करा है. मतलब मैं चाहूं तो पूरी कोडिंग कर सकता हूं, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैंने जैसे पहले भी कहा एवरी सिंगल सेकेंड इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी सिंगल सेकेंड इज टू बी सेव्ड. और जब भी आप ऐसे टाइम सेव करते हैं ना, यू फील सो एक्साइटेड, एंड एक्साइटमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस मेक्स यू मोर कंफर्टेबल विद द पेपर एंड विद द सिचुएशन. ठीक है. सो वी नो दिस हैज टू बी द आंसर. इवन हमने C और D को तो ट्राई भी करके नहीं देखा कि उनका लॉजिक क्या है.
तो ये हमें एडवांटेज हुआ, जबकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्लासेस में डिस्कशन में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है इस तरह के क्वेश्चंस में कि सर इतनी इतनी डिकोडिंग कैसे करेंगे, चार चार एक ही क्वेश्चन में डाल रखे हैं। बट इफ़ यू डू इट लॉजिकली, इफ़ यू डू इट विथ कॉमन सेंस, तब आप देखिए आपको चारों करना ही नहीं पड़े, इवन सारी कोडिंग भी नहीं आप कर रहे। मुझे खुद करना हो तो मैं सारी कोडिंग करता भी नहीं हूँ, मैं खाली एक एक लेटर की चेकिंग कर लेता हूँ खाली। मतलब जैसे मुझे पता चल गया था ए को 5 जोड़ना है एफ में, तो मैं के में 5 जोड़ के पी निकाल लिया, पी 2 में थे तो खाली मैं दूसरा वाला चेक करता कि डी में 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, देखा ना मैंने यहाँ पे निकाला ही नहीं नीचे, पी क्यू से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इट हैज टू बी पी क्यू। सो दैट वाज दिस एग्जांपल and that finishes 2023 CUET part A, and which shift was this? Shift 3, 16 जून। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो लॉजिक के और मैथ्स के पोर्शंस में जो हमें लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिक और एनालिटिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले थे वो है। इसी तरह मैथ्स की सीरीज भी चलेगी, इसी तरह डिफरेंट पार्ट्स में मैं डिवाइड करके क्वेश्चंस करूंगा। आई विल गिव यू ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकट्स। सो कीप लर्निंग, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।